किसी भी गाड़ी को लेने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है पैसा। अब पैसा या आपके पास पहले से पड़ा होगा, आप गाड़ी कैश पे लेना चाहते हैं या फिर दूसरी सिचुएशन होगी कि आप उसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर आपको गाड़ी को फाइनेंस करवाना है तो आप कैसे करा सकते हैं, कहाँ से बेस्ट डील ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो होता है वो होता है बजटिंग का। बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आउट ऑफ द बजट जाके आप कोई भी गाड़ी ना परचेज करें, वो आगे चल के प्रॉब्लम है क्रिएट करेगी, आपका पूरा बजट ख़राब करेगी। तो बजटिंग आप अच्छे से करें। तो बजटिंग अगर आपके पास पैसा है, आप गाड़ी कैश में लेना चाहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उस बजट में आप जाके गाड़ी अपनी चूज़ कर सकते हैं। देन एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन दूसरी केस जो है उसमें आपको अगर गाड़ी को फाइनेंस करवाना है तो उसकी बजटिंग आप कैसे करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक 8 लाख की गाड़ी पसंद आ रही है। तो 8 लाख की गाड़ी में मिनिमम आपको जो उसका ऑन रोड प्राइस होता है उसका अप्रॉक्स 20% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो 8 लाख की अगर आपकी गाड़ी है तो उसका 20% यानी कि 1,60,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। इतना पैसा आपके पास कैश होना ही चाहिए। अब 1,60,000 का आपके पास अगर इंतज़ाम नहीं है, आपके पास इससे कम पैसा है, तो आपको फिर थोड़ा नीचे बजट की गाड़ी सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने डाउन पेमेंट के हिसाब से। तो आप समझ गए, अगर आपके पास मान लीजिए 1,40,000 पड़ा हुआ है तो आपको 7 लाख तक की गाड़ी देखनी पड़ेगी। ऐसे अगर आपके पास 1,20,000 रुपये पड़े हुए हैं तो आपको 6 लाख के अंदर गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लमसम 20% डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो भाई 8 लाख का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपके पास 1,60,000 रुपये करीब पड़े हुए हैं जो आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं, और आपने एक 8 लाख की गाड़ी पसंद कर ली। अब दूसरा मुद्दा आता है कि फिर इसकी EMI कैसे बनाएंगे, कितना EMI बनेगी, कितना इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों अगर आप 8 लाख पे जो आपका लोन अमाउंट होगा 1,60,000 निकालने के बाद वो बनता है करीब करीब 6,40,000। अब 6,40,000 का आपको EMI की कैलकुलेशन करनी है। तो EMI की कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लैपटॉप पे अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल पे किसी भी ब्राउज़र में जाके वहाँ पे सिंपली आप टाइप कीजिए कार लोन EMI कैलकुलेटर। तो एक लिंक आ जाएगा, आप जो भी पहला दूसरा लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको लोन का अमाउंट भरने के लिए बोलेगा। आप अपना लोन का अमाउंट मान लीजिए 6,40,000 है, आप वहाँ पे डाल दीजिए। आपसे टेन्योर पूछेगा, टेन्योर आप वहाँ पे 7 साल या 5 साल जो भी आपको चूज करना है वहाँ पे डाल दीजिए। नीचे आपकी मंथली EMI कैलकुलेट करके बता देगा। हाँ, उसमें एक इंटरेस्ट का ऑप्शन आता है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स जो हमें इंटरेस्ट कंपनियाँ चार्ज करती हैं वो चार्ज करती हैं करीब करीब 7.6%, जो अभी करंट रेट चल रहा है इन मई 2021। 7.6% अप्रॉक्स इंटरेस्ट रेट कार लोन पे बैंक्स चार्ज कर रहे हैं। तो अभी आपका जो लोन अमाउंट है वो है 6,40,000 रुपये का, और आपका इंटरेस्ट रेट अगर है 7.6% का, और अगर आप 7 साल के लिए लोन को ऑप्ट करते हैं तो आपका जो टोटल EMI बनेगी दैट विल बी अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़, 9,800 या फिर 10,000 रुपीज़ आपकी EMI बन जाएगी। अब आपको पता चल गया कि आपकी कितनी मंथली EMI आने वाली है और आपको इतना पे करने वाला है। अब दूसरी बात आती है कि क्या जो EMI ये बन रही है 10,000 रुपये, अगर मानते हैं जो आपकी 10,000 रुपये की EMI बन रही है, क्या बैंक आपका ये लोन अप्रूव करेगा? तो पहला तो आपका है कि आप 10,000 रुपये की EMI अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। आप वो समझ गए, आपका अपना मंथली बजट है, आप ईज़िली समझ जाएंगे कि यार मेरे बजट में है कि नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यस आई कैन अफोर्ड 10,000 रुपीज़, लेकिन बैंक को क्या लगता है, बैंक को क्या लगता है कि आप अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करता है, और इसी पे डिपेंड करता है कि आपका लोन पास होगा कि नहीं होगा। तो वो कैसे करता है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपकी जो सैलरी है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपये महीने, तो एज़ पर द लॉ ऑफ द बैंक्स, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है या फिर जो भी आपकी सैलरी है, आप अपनी सैलरी का 60% तक EMI चुका सकते हैं। तो 60% तक का क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो उसका 60% होता है 30,000 रुपये। तो आपकी जो टोटल EMIs हैं जो आप पे करते हैं और
अभी जो आप पे करने वाले हैं इस लोन के लिए टोटल मिला के 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपकी इस कार का जो ईएमआई बन रही हो 10,000 रुपये बन रही है और आप करेंटली अभी कोई 15,000 रुपये की ईएमआई पे कर रहे हैं, तो 15,000 आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई है, 10,000 आपकी ये नई वाली ईएमआई हो जाएगी। तो टोटल आपका हो गया 25,000 रुपये महीना जो आप ईएमआई पे करेंगे। तो आप डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका लोन बैंक पास कर देगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अलावा एक और चीज़ आपको चेक करेगी जो आप लोगों को शायद पता होगा, दैट इज़ सिबिल। तो सिबिल बेसिकली क्या होता है, आपका पूरा पेमेंट हिस्ट्री होती है उसमें। वो बैंक वालों के पास आपके पैन से उनका पूरा एक हिस्ट्री जनरेट होके आ जाती है कि आपने कौन कौन से लोन अभी पिछले अपने लाइफ में लिए हैं और उनका क्या पेमेंट हिस्ट्री रहा है, कहीं आपने लेट पेमेंट तो नहीं की है, कहीं आपकी ईएमआई बाउंस तो नहीं हुई है। तो इन सब बातों से आपका सिबिल स्कोर डिफाइन होता है। तो जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है, तो अच्छा सिबिल स्कोर अगर आपका 700 से ऊपर है तो आप मान के चलिए कि आपका जो सिबिल स्कोर है दैट इज़ गुड। और आपका अगर 800 से भी ऊपर है तो दैट इज़ वेरी गुड, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बट 700 से ऊपर है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, अगर 700 से नीचे है, 600 और समथिंग है, देन शायद वो आपसे क्लेरिफिकेशन मांगें कि आपके इस स्कोर कम क्यों है, आपका कोई लोन बाउंस हुआ होगा तो उस पर क्लेरिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा, बैंक वाले आपसे मांगेंगे। तो दो फैक्टर हो गया, एक आपका सिबिल स्कोर हो गया जो आपके लोन को डिफ़ाइन करता है कि लाइक डिसाइड करेगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा आपका हो गया आपकी मंथली ईएमआई टोटल कितनी बन रही है, एग्जिस्टिंग एंड द न्यू वन। वो आपका सैलरी का 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और आती है फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप जैसे कोई मान लीजिए आप 50,000 सैलरी है, 15,000 रुपये की आप ईएमआई पे कर रहे हैं, 10,000 रुपये आपका ये वाला ईएमआई बन जाएगा कार वाला, टोटल हो गया 25,000। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है उस पर भी आपकी कुछ मान के चलिए 3 लाख समथिंग की आउटस्टैंडिंग है, तो क्रेडिट कार्ड का भी इसमें काउंट होगा। तो जो क्रेडिट कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग होगा उसका 5% ये लोग मंथली ईएमआई के तौर पे काउंट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, जैसे मान लीजिए आपका 3 लाख का आउटस्टैंडिंग है, या आपके 2 क्रेडिट कार्ड हैं जिनका कुल मिला के आपके क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो उसका 5% यानी कि 15,000 रुपये वो लोग एज ईएमआई काउंट करेंगे। तो इस केस में आपका टोटल ईएमआई कितना हो गया फ्रेंड्स, 15,000 आप एक लोन की ईएमआई पे कर रहे थे, 10,000 आपकी नई वाली ईएमआई, 25,000 प्लस 15,000 आपका क्रेडिट कार्ड वाला, तो टोटल कितना हो गया 40,000। तो आपकी सैलरी है 50,000, आप मैक्सिमम ईएमआई पे कर सकते हैं 30,000, लेकिन आपका हो रहा है 40,000, तो यहाँ पे आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो आई थिंक मैंने एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई जो आप घर बैठे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से अप्रॉक्स 90% एक्यूरेट हो जाएंगे, 90% आप श्योर हो जाएंगे और एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद बात आता है प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, तो आपका एक सैलरी अकाउंट होगा। तो सैलरी अकाउंट में जैसे आपका मान लीजिए किसी प्राइवेट बैंक में सैलरी अकाउंट है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो अपने उसमें अकाउंट में जा कर के लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग से आप वहाँ चेक कर सकते हैं। कभी कभी वहाँ पे प्री अप्रूव्ड कार लोन पहले से ही पड़ा होता है। तो अगर आपके प्री अप्रूव्ड कोई कार लोन है तो वहाँ पे अमाउंट भी मेंशन होगा, 8 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी होगा, कितने अमाउंट का आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। तो अगर आपके अकाउंट में ऐसा कुछ दिखा रहा है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा शोरूम पे जाइए, शोरूम वाले से बात कीजिए, उसके बाद फिर अपने बैंक से बात कीजिए कि मैं एक वाली गाड़ी लेने वाला हूँ, और उसका एक कोड बना के उनको सबमिट कीजिए। इमीडिएटली आपका लोन उनके जो होता है उसका ट्रांसफ़र वहाँ पे कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। दैट इज़ लाइक वेरी सीमलेस, आपको उसमें कोई डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आपका कोई प्री अप्रूव्ड कार लोन नहीं है तो फिर आप अपना लोन कैसे कराएंगे। तो सबसे इजी तरीका जो होता है ये होता है कि आप शोरूम पे जाइए। शोरूम वालों के पास ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल लाइक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं जिनका टाई अप होता है।
वो लोग खुद आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड माँगेंगे, उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको खुद बता देंगे। और आप वहाँ से अगर लोन लेना चाहते हैं और आपकी अगर एलिजिबिलिटी है तो वहाँ पे ईज़िली आपको लोन करा देते हैं। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता भी दूँगा, तो वो एक स्मूथ प्रोसेस हो जाता है, उसमें आपको कहीं भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हो सकता है अगर आपने 2-3 बैंक्स में पता नहीं किया तो हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लोग चार्ज करें, या फिर क्लोज़र फ़ी उसमें ज़्यादा हो, या फिर कोई हिडन चार्ज उसमें हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा सजेशन क्या है कि आप वहाँ तो बात करें, सबसे पहला आप जो होना चाहिए आप वहीं पे बात करें जो शोरूम में उनके लाइक टाई अप जिनके साथ उनका है शोरूम वालों का, आप उनसे बात करें। लेकिन उसके साथ-साथ आप क्या करें कि शोरूम से, डीलर से आप एक कोट ले लें, मेल पे एक कोट ले लें, और वो कोट का प्रिंट आउट लेके या फिर मेल पे सारा डिटेल लेकर के कुछ अलग-अलग बैंक्स में जाएँ और उनको दिखाएँ कि देखिए ये कोट है, इस गाड़ी का ये कोट है, ये मेरा लाइक फाइनेंशियल्स है, ये मेरा पैन है, आधार है, आप चेक करके बताइए कि मुझे इस पे कितना लोन मिल सकता है, कितने इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सकता है, क्या प्रोसेसिंग फ़ी है, पूरा ब्रेकअप करके मुझे दीजिए। तो आप ऐसे एटलीस्ट 1-2 बैंक से और बात कीजिए, और जहाँ पे आपको बेस्ट डील मिल रही हो, जहाँ पे आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो और बेस्ट डील मिल रही है, वहाँ से आप लोन फाइनल कीजिए। अब यार बात आती है कि अब मान लीजिए आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, तो प्रोसेस करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट में सिंपल आपकी केवाईसी चाहिए होती है, जिसमें आपका पैन कार्ड जाएगा, आधार कार्ड जाएगा, और जिस डीलर से आप गाड़ी ले रहे हैं वहाँ से एक कोड जाएगा, वो कोड उनको आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अगर एम्प्लॉयड लाइक कहीं पे आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप जाएगी पिछले 3 महीने की, और सैलरी स्लिप के अलावा अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप वो भी उनको दे सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस कहीं बाहर का है तो हो सकता है आपसे कोई लोकल एड्रेस लोग मांगें, तो आप लोकल एड्रेस का कोई प्रूफ लाइक रेंट एग्रीमेंट या फिर बिजली का बिल जहाँ पे आप रहते हैं वो सब आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आपसे वो फ़ोटो मांगेंगे एक, तो फ़ोटो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें वर्चुअल होती हैं, तो सारी चीज़ें आप उनको मेल पे दे देंगे तो वो ईज़िली आपका पूरा लोन प्रोसेस कर देंगे। और एक लोन जब सैंक्शन हो जाएगा तो उसकी मेल आपके पास आ जाएगी, और उस मेल के बेसिस पे फिर जाके अपनी कार आप बुक करा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आपको कार बुक कराने से पहले सारा काम करना चाहिए या फिर ये सब काम करने के बाद कार बुक कराना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, समझदारी इसी में है कि पहले आप अपना लोन सैंक्शन करा लीजिए। लोन जब सैंक्शन हो जाए उसके बाद ही कार बुक कराइए, क्योंकि आपने गए कार बुक करा लिया, बाद में अगर किसी कारणवश आपको लोन नहीं मिला तो वो अच्छा नहीं होगा, आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। तो इट्स बेटर कि पहले आप कोट लीजिए, अपना लोन सैंक्शन करा लीजिए, उसके बाद जाके अपनी कार बुक करा लीजिए। तो आपकी कार बुक हो गई है, आपका लोन सैंक्शन हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी से 2-4 दिन पहले शोरूम वाले, बैंक वाले कोऑर्डिनेट करेंगे। बैंक वाले जो पैसा है, जो आपका लोन का अमाउंट है, वो शोरूम वालों को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके नाम पे, और डिलीवरी वाले दिन आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल प्रोसेस। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो जैसे मैंने पहले बोला कि आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।